नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, विजेता ग्लोबल स्टडीज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आशा करते हैं आप लोग जहां भी होंगे मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है, आज आप लोगों का फोर्थ सेमेस्टर का मैथ का जो पेपर था, तो आज के इस क्लास में हम लोग जो आज का मैथ का पेपर था उस पूरे पेपर का एनालिसिस करेंगे और पूरा विस्तृत उसको सॉल्व करते हुए चलेंगे, जिससे आप लोगों को मिलाने में अपना आसानी हो जाए और आप लोग अपना खुद एनालिसिस कर सकें कि कितना नंबर का क्वेश्चन आप लोग सही किए हैं। ऐसे हम भगवान से आशा प्रार्थना करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों का सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा आज का, क्योंकि आप लोग देखे भी होंगे पेपर बहुत ही मतलब मॉडरेट लेवल का था, बहुत ही मतलब टफ नहीं था। इजी भी मतलब इजी लेवल का था, इसको मॉडरेट लेवल कहेंगे। इजी भी बहुत इजी नहीं था, लेकिन ठीक था, बहुत अच्छा पेपर था। तो आशा करते हैं आप सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा आज का मैथ का। आइए इस क्लास में बिना समय गवाए हुए जो आज का मैथ का पेपर आया हुआ था डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का, उसमें 1 टू लेके जितना भी 18 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हुए चलेंगे। और आप लोग एक काम करिएगा, आप लोग सबके पास पेपर होगा आज का, तो अपना पेपर आप लोग अपने सामने रख लीजिएगा, जिससे मिलाने में उत्तर को मिलाने में आसानी हो जाएगी। और जैसा कि थोड़ा सा समय का आज अभाव था, इस वजह से पेपर हम टाइप नहीं कर पाए। तो बच्चों के रिक्वेस्ट पे जो आज के प्रशिक्षु थे लोग, उन लोगों ने व्हाट्सएप किया है पेपर और उन्होंने बोला सर इसको सॉल्व कर दीजिए, जिससे हम लोग अपना आज का जो भी पेपर मैथ का था उसको हम लोग इजीली मिला सके। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए और समय का महत्व देते हुए, क्योंकि जीवन में समय बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो समय के साथ नहीं चलेगा वो फिर पीछे रह जाएगा। तो आइए आज के इस क्लास में जो मैथ का पेपर आया हुआ था डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का, उसका हम लोग पूरा विस्तृत एनालिसिस करते हुए संपूर्ण हल करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो व्हाट्सएप में आया हुआ पेपर है मैथ का आज का, देख लीजिए यहाँ पे। तो इसी से हम लोग यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हुए चलेंगे और आप लोग अपना पेपर सामने रख लीजिएगा और मिलाते हुए चलिएगा सबका उत्तर। तो आइए बिना समय आज का गवाए हुए क्वेश्चन 1 से जो अति लघुत्तरी क्वेश्चन है वहां से हम लोग शुरू करेंगे और 18 नंबर तक का जो क्वेश्चन है पूरा सबको हम लोग हल करते हुए चलेंगे। तो आइए तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि इसमें दिया हुआ पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का। पहला क्वेश्चन है एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, मतलब वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 जो फोर्थ सेमेस्टर का मैथ का पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें क्या कह रहा है, इसमें दिया हुआ है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 154 वर्ग सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया, पूछ क्या रहा है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। अब इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कितना आएगा वृत्त की त्रिज्या। क्या पूछ रहा है, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, तो जैसा कि आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। कितना दे दिया है, 154। ठीक, अब यहाँ पे पाई का मान कितना होता है, सबको पता होगा 22/7। आर स्क्वायर बराबर 154। अब यहाँ आर क्या है, आर ये हमारा त्रिज्या है, इसी का वैल्यू हमको पता चल जाएगा, हमारा वही उत्तर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कुछ कटने वाला है क्या। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं
11 से कट जाएगा, 11 दूना 22, 11 करने 11, 11 चौक को 44। ठीक, अब क्या कटेगा, क्या 2 से 7 बार में। ठीक, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7। आर बराबर क्या हो जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा ये वाला 7 इंटू 7, मतलब जो हमारा उत्तर आ जाएगा, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है तो जो हमारा उत्तर आएगा 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग देख लेते हैं किस ऑप्शन में हमारा सही उत्तर दिया है। तो देख लीजिए, पहला जो ऑप्शन दिया है कितना दे रहा है 49 सेंटीमीटर, जो कि बहुत मतलब गलत है। दूसरा ऑप्शन 22 सेंटीमीटर, वो भी गलत है। तीसरा ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर 3 है, इसमें क्या दिया है 7 सेंटीमीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन पहले का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहले का जो ऑप्शन नंबर 3 है क्या सही है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोग मिलाते रहिएगा और आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन मतलब बहुत टफ नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन दिया है ट्रिग्नोमेट्री से दे दिया है, देखिए क्या दे रहा है, दिया है साइन 60 डिग्री बटे tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। इसका क्या, इसका मान ज्ञात करना है। अब ऑप्शन में दिया हुआ है तो पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा साइन 30 का या साइन 60 का या cos 30 का, cos 60 का, tan 45 का, 90 का, ये सब आप लोग को मान याद होना चाहिए, याद होगा भी हमको पता है। तो जैसा कि आपको पता होगा साइन 30 का मान कितना होता है, रूट में 3/2। ठीक, और tan 45 का मान कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक, अब हमारा जो उत्तर हो जाएगा क्या होगा, रूट 3/2। अब ऑप्शन में चेक कर लेते हैं हम लोग किस ऑप्शन में ये सही उत्तर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन जो है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है रूट 3, जो कि क्या है गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है 1/2, ये भी नहीं सही है। फिर तीसरा क्या कह रहा है 1, तो 1 भी नहीं होगा क्योंकि हमारा जो उत्तर है रूट 3/2। तो रूट 3/2 आप लोग देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो 4 है, ऑप्शन नंबर 4 है, इसमें क्या दिया है रूट 3/2। तो यही क्या हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 2 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रूट 3/2। ठीक है, अब आइए जो बहुविकल्पी का तीसरा क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, तो रूट का पावर है 3, कड़ी का पावर 3 और कड़ी में है 64 गुणे कड़ी का पावर है 4 और कड़ी में कितना है 625 का मान ज्ञात करिए, या क्या मान होगा। अब इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है 4 ऑप्शन, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं इसका उत्तर क्या आता है। तो जैसा कि आपको पता है ये रूट का पावर कितना है यहाँ पे, तो 3 है और अंदर क्या है 64। तो हम लोग 64 का ऐसा गुणनखंड करें कि उस संख्या का 3 बार गुणा करने पर क्या हो जाए, वो 64 हो जाए। तो कौन ऐसी संख्या है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा, तो कौन सी संख्या, तो आप लोग पता होगा क्या है 4 गुणे 4, 4 चौक को 16 गुणे 4, 64। इसी प्रकार रूट का पावर 4 है, मतलब 625 का हम लोग ऐसा गुणनखंड करेंगे कि समान संख्या का मल्टीप्लाई करने 4 बार मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाए वो संख्या 625 बन जाए। तो कौन ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लाई 4 बार किया जाए। तो आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं गुणनखंड विधि से भी, जैसे 625 का आप ऐसे गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इतना जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों को जुबान पे होना चाहिए और याद भी होगा आप लोगों को। तो 625 का जैसे 5 गुणे 5, 5 25, 125 गुणे 5 कितना होता है 625। तो 5 का मल्टीप्लाई जब हम लोग 4 बार करते हैं, 4 बार करते हैं, तो क्या हो जाता है 625। ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इतना याद होगा आप लोगों को। तो
अब 1 नंबर का क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, अब इस तरह से करेंगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा। तो इतना इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा बहुत आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए, जुबान पे। तो अब यहाँ देख सकते हैं रूट का पावर 3 है और यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई 3 बार हुआ है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा बाहर 4 आ जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ से क्या आ जाएगा, रूट से बाहर क्या आएगा 5 आ जाएगा। तो जो उत्तर होगा हमारा 20। अब हम लोग देखेंगे किस ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर वस्तुनिष्ठ प्रश्न के क्वेश्चन नंबर 3 का किस ऑप्शन में हमारा उत्तर आया है 20। तो यहां देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 क्या कर रहा है 15, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर 2 में क्या दे रहा है 20, जो सही उत्तर है हमारा 20 है। किस ऑप्शन में है, तो दूसरे ऑप्शन में। इस प्रकार जो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। अब क्वेश्चन नंबर 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, बहुविकल्पी प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, अब इसमें समीकरण दिया हुआ है, क्या कह रहा है 4x² माइनस 64 बराबर 0 का हल होगा। 4x² माइनस 64 बराबर 0 का हल होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 4x², इधर माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 64। तो x² बराबर क्या हो जाएगा 4 से 64 में भाग देंगे तो क्या होगा 16। x बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए अब यहां आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में यहां दिया है +-2 पहले में, दूसरे में +-4 +-16। तो देखिए जब भी हम लोग रूट में कोई संख्या होती है वर्गमूल लेते हैं ना, तो उसका जो वैल्यू आता है या तो धनात्मक संख्या होगा या तो ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो जब भी किसी संख्या को हम लोग रूट में लेते हैं, जैसे x² है, x बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो बराबर के दूसरे तरफ की संख्या है वो किसमें आ जाएगी, रूट में आ जाएगी 16। तो जब भी इस रूट से बाहर जो इस नंबर आता है ना, रूट हटाएंगे क्या होगा, वो संख्या हमेशा या तो प्लस होगी या तो माइनस होगा। मतलब जो x का मान होगा या तो +4 होगा या तो -4 होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, बीजगणित में बीजगणित का नियम है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर ऑप्शन अगर देखा जाए तो हमारा सही उत्तर किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पहला ऑप्शन क्या कह रहा है +-2, जो कि गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या है +-4, क्या है, वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4 का, बहुविकल्पी का क्वेश्चन नंबर 4 का जो दूसरा ऑप्शन है वही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा +-4। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। देखिए प्रायिकता से क्वेश्चन दिया हुआ है 1 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, प्रायिकता का क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक पासे को उछाला जाए, ठीक है, पासा कितना है तो ध्यान रखिएगा एक पासा है। अब सबसे बड़ी बात देखिए, पासा जो आप लोग देखेंगे महाभारत, उसी पासा के वजह से पूरा महाभारत हो गया। क्या पासा का जो मेन खिलाड़ी कौन था, तो शकुनी थे। ये शकुनी किसके फेवर में था, तो दुर्योधन का, मतलब कौरवों के फेवर में थे। और उसी पासे के वजह से क्या होता है, महाभारत, मतलब वो पासे की वजह से बेईमानी करके युधिष्ठिर से उनका पूरा राजपाट ले लेता है, फिर उसी के चक्कर में महाभारत हो जाता है। तो पासा बहुत पुराना है। तो पासा, तो कहने का मतलब यह है ना, पासा जो पासा होता है उसमें नंबर कितना होता है, तो आप लोग जानते होंगे पासा में लेके 1 से लेके 6 नंबर तक होता है। या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 नंबर होता है। अगर एक बार उछाला जाए तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 नंबर आएगा। ठीक है, मतलब जो कुल घटना होगा टोटल कितना हो जाएगा, कुल घटना हो जाएगा ना, कुल घटना हो जाएगा 6। ठीक, जो कुल घटना हो जाएगा टोटल घटना 6, मतलब 6 नंबर, इससे ज्यादा तो आएगा नहीं क्योंकि 6 नंबर तक ही होता है। अब ये क्या कह रहा है, यदि एक पासे को उछाला जाए तो 4 से बड़ी संख्या आने की संभावना होगी।
तो 4 से बड़ी संख्या। अब 4 से बड़ी कितनी संख्याएं हैं पासे में? 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या कितनी है? तो आप लोग देख सकते हैं कितना है, पहले कुल नंबर तो 6 है। अब 4 से बड़ी या तो 5 आएगा या तो 6, तो या तो या तो 5 आएगा या तो अथवा या तो 6 आएगा, इन्हीं दोनों में से आएगा, या तो 5 आएगा या तो 6। तो 4 से बड़ी संख्या आने की जो प्रायिकता है, मतलब जो घटना है, कितनी बार आएगा, वही नंबर आ सकता है ना, या तो 5 या तो 6। तो जो हमारी प्रायिकता हो जाएगी, जो प्रायिकता हो जाएगी 4 से बड़ी संख्या आने का, क्या क्या आ जाएगा, 2 नंबर आएगा। और कुल घटना कितना है? तो 6, तो 2/6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3। यही क्या है, 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो 1/3। अब हम लोग देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है इसका सही उत्तर, क्वेश्चन नंबर 5 का। अब इसमें पहला क्या कह रहा है, 4/6 ऑप्शन, तो ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, 3/6, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग अभी सॉल्व किए तो कितना है, 1/3। तीसरा 1/6, ये भी गलत है। इस प्रकार अगर चौथा ऑप्शन देखेंगे आप लोग, जो चौथा ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 5 का, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, तो ये क्या है, सही है। इसमें क्या दिया, 1/3, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक, तो अभी हम लोग क्या किए, पूरा 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल कर लिए हैं, और आप लोग आशा करते हैं मिलाते हुए चल रहे होंगे। अब आइए जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6, इसको देखते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों दोस्तों के पास शेयर करिए, जिससे हम लोगों का भी मनोबल बढ़ेगा और उन लोगों को भी लाभ मिलेगा, जिससे वो लोग भी अपना पेपर क्या करेंगे, आसानी से मिला लेंगे अपना, कि कितना नंबर उनका सही हुआ है। ठीक, तो आइए अति लघु उत्तरीय का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में, अच्छा चित्र बनाया हुआ है, दिए गए चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, कोण ADC का मान ज्ञात करिए। अब यहां देखिए चित्र बनाया हुआ है पेपर में, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चित्र का निर्माण कर लेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 इसे एक बार हम लोग सर्किल ड्रा कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब क्या कर रहा है, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे ना इसकी विशेषता, चक्रीय चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है, तो आप लोग पढ़े होंगे, आप लोगों को याद भी होगा। खैर अभी हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं चित्र में, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ABC और D, जिसमें कोण B क्या है, कोण B का मान दिया हुआ है 80 डिग्री। ठीक, कोण B का मान दिया हुआ है 80 डिग्री, और पूछ क्या रहा है, कोण ADC, कोण ADC मतलब इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, इस वाले कोण का मान पूछ रहा है, और एक ऐसा है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज देख रहे हैं आप लोग, वृत्त के अंदर जो भी चतुर्भुज का निर्माण होता है, क्या होता है, मतलब जिसकी चारों कोने एक परिधि पे हो, तो चक्रीय चतुर्भुज होगा। चक्रीय चतुर्भुज का सबसे बड़ी विशेषता क्या है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, ये ध्यान रखिएगा, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री। यहां लिख सकते हैं आप लोग, बस एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा आप लोगों का। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री। ठीक, अब यहां इस चतुर्भुज में देख सकते हैं ABCD में कोण AB, ये वाला कोण ABC
प्लस इसका सम्मुख कोण कौन सा है, कोण एडीसी। तो सम्मुख कोण ए हो गया, तो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश। तो यहां लिख सकते हैं आप इस थ्योरम से, कोण एडीसी प्लस कोण एबीसी का मान कितना होगा, 180 अंश। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, सम्मुख कोण है, इसलिए। ठीक है, अब यहां पूछ क्या रहा है, कोण एडीसी का मान पूछ रहा है, दिया क्या है, कोण एबीसी का मान दिया है। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, रख लेंगे, यहां लिखेंगे क्या, कोण एडीसी प्लस एबीसी का मान कितना दिया है, 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक, इसलिए कोण ए डी सी बराबर क्या हो जाएगा, इधर प्लस है उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 180 में से 80 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 100 डिग्री। यही हमारा क्या है, यही उत्तर हो जाएगा। बस एक लाइन का मतलब 2 लाइन का उत्तर था। ठीक है, तो आशा करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं क्या कह रहा है। अब ये कह रहा है, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक, तो इसके आधार का व्यास ज्ञात करिए। ठीक है, अब देखिए बेलन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेलन का यहाँ पे एक फिगर बनाएंगे। ठीक, ठीक, ये हो गया क्या हमारा एक बेलन। अब क्या कर रहा है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का मतलब ये वाला है, इसका आधार क्या है, नीचे वाला भाग होगा ना ये। तो आधार का जो क्षेत्रफल है, ये आप लोग देख सकते हैं आधार कैसा है, ये कैसा भाग है, तो वृत्ताकार है। ये कैसा है, वृत्ताकार। आधार कैसा है इसका, बेलन का आधार हमेशा वृत्ताकार होता है। ठीक, तो जो आधार का क्षेत्रफल है, अब यहां क्या दिया है, आधार का आप लोग देख सकते हैं, यहां लिखते हैं आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है क्वेश्चन में। आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है, तो 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर, 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, क्या दिया है, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल मतलब इस वाले भाग का एरिया कितना दिया है, 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो पूछ क्या रहा है, मतलब ये व्यास, ये पूरा, मतलब अगर इसको यहां मध्य बिंदु होगा तो ये क्या होगा, ये त्रिज्या हो जाएगी यार। भाई ये वृत्ताकार है तो इसके केंद्र बिंदु से इधर वाला ये त्रिज्या हो जाएगी, इधर भी त्रिज्या हो जाएगा। और व्यास, व्यास बराबर क्या होता है, आप लोग पढ़ेंगे, वृत्त का जो व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है ना, त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक, अब यहां पे आधार का क्षेत्रफल दिया है कितना, 9 वर्ग सेंटीमीटर, और आधार कैसा है, तो वृत्ताकार। तो वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ फार्मूला कौन सा लगेगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर। ये कितना है, तो 9 पाई। ठीक, अब यहां देख सकते हैं जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर बराबर क्या बच जाएगा, 9। ठीक, तो आर बराबर क्या होगा, आर स्क्वायर बराबर 9 है, तो जब आर बराबर करेंगे तो ये रूट में 9 हो जाएगा, इसका मतलब 3 हो जाएगा। तो त्रिज्या कितनी हो गई, 3। अब यहां हम लोग देखेंगे जो व्यास होता है क्या होता है, त्रिज्या का दूना। पूछा क्या है क्वेश्चन में, तो इस आधार का व्यास पूछा है, इसलिए व्यास बराबर क्या हो जाएगा, जो बेलन का व्यास होगा, बेलन के आधार का व्यास होगा वो क्या हो जाएगा, तो त्रिज्या का दूना। त्रिज्या कितना है, 3। ठीक, ये हो जाएगा 2, इसलिए 6 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर इसका बेलन का व्यास हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को अच्छी तरीके से। अब आइए हम लोग, यही पूछ रहा था आधार का व्यास। ठीक है, तो आधार का व्यास कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, देखिए ये दशमलव वाली संख्या है, इसका क्या कर रहा है, रूट में मान, वर्गमूल पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है क्या दिया है, रूट में
25.704 क्या कर रहा है, का मान ज्ञात करिए, इसका मान ज्ञात करिए कितना होगा, मतलब इसको सरल करके लिख देना है, वही इसका मान हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको हम लोग दो विधि से हल कर सकते हैं। एक तो देखिए वर्गमूल निकालने का तरीका होता है भाग विधि द्वारा, एक क्या होता है गुणनखंड विधि द्वारा। तो जो आप लोगों को इजी लगे, जिसमें कम टाइम लगे, उसी विधि को अपनाना चाहिए एग्जाम में, ठीक है, जिसपे पूरा कॉन्फिडेंस हो। ठीक, तो अभी आप लोग यहां देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग इसको सरल कर लें, इसको थोड़ा सा सरल कर लें जिससे और इजी हो जाए क्वेश्चन। अब यहां से हम क्या करेंगे, दशमलव हटा देंगे सीधा सीधा। अब देखिए 25, अब 25 है, और दशमलव जब हटाया जाता है तो उसके नीचे क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, और दशमलव के बाद कितनी संख्या है तो उतना जीरो हो जाता है। तो 1 2 3 4, तो 4 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर ठीक है 25.7049 बटे 10,000 हो गया ना। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसकी इजीली हम लोग गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं और भाग विधि से भी इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। और 10,000 का वर्गमूल कितना होगा, तो 100 गुणे 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10,000। उसी प्रकार जब इसका आप लोग वर्गमूल निकालेंगे तो ये कौन सी संख्या का वर्गमूल है, 25 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,57,049, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,57,049 किसका वर्गमूल है। तो आपको पता होगा गुणनखंड विधि से भी हल करेंगे, जैसे 507, ठीक है, 507 में 507 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 507 गुणा कर लीजिए, 7 सते 49, ठीक, 7 पचे 35, ठीक, 5 सते 35, एक मिनट, जीरो है ना, जीरो से गुणा करेंगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा, ये सारा जीरो हो जाएगा। अब यहाँ 5 से 5 सते 35, ठीक, ये जीरो है, फिर 50 में 25, अब इसको ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा 9 4 5 5 10 को शून्य हासिल लगा, 1 3 3 6 1 7 और 25। तो आप लोग देख सकते हैं 507 किसका, इसका वर्गमूल हो जाएगा, 2,57,049 का वर्गमूल हो जाएगा। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 507 गुणे 507 बटे 10,000 का आपको पता ही होगा, 100 गुणे 100, ठीक। अब इसको भाग विधि द्वारा भी निकाल सकते हैं, जैसे उसमें जोड़ा लगाया जाता है ना, तो उस तरीके से भी निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक। लेकिन हमको यहाँ टाइम का भी ध्यान रखना है। अब इसको जब इसका वर्गमूल निकाल लिए, अब क्या होगा, उत्तर जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, 507 बटे 100, ठीक। अब इसको हम लोग अगर इसको दशमलव भिन्न बदलेंगे, दशमलव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 100 है, मतलब 5.07 इसको लिख सकते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ दशमलव में है, इसलिए हम इसको लास्ट में फिर क्या करेंगे, दशमलव में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसका जो वर्गमूल हो जाएगा 25.7049 का 5.07, ऐसे भी कर सकते हैं और इस तरह से इजी हो जाएगा थोड़ा सा, तो सही होने का संभावना ज्यादा रहेगा। ऐसे भाग विधि से भी कर सकते हैं, जैसे आप लोगों को अच्छा लगे, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, तिलोत्तरी का जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन दे दिया है, समांतर चतुर्भुज एवं सम चतुर्भुज में केवल 2 अंतर बताइए, ठीक है। ये तो आप लोग हमको लगता है कक्षा 6 से ही पढ़ते आ रहे होंगे, समांतर चतुर्भुज या सम चतुर्भुज, नहीं भी तो 9th 10th में जरूर पढ़े होंगे। अब समांतर चतुर्भुज के बारे में क्या विशेषता है, अंतर पूछ रहा है, तो समांतर अंतर पूछ रहा है ना, हाँ 2 अंतर लिखिए, ठीक है। एक तरफ लिख दीजिए समांतर चतुर्भुज, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, सम चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, किसे कहते हैं,
तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। पहला क्या हो जाएगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर होती है ना, समांतर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फिगर बना लेते हैं। जैसे समांतर चतुर्भुज आप लोग देखेंगे इस तरह से होता है। ठीक, ये आमने सामने की भुजाएं हो गई और इसके सामने की भुजाएं हो जाएगी, तो ये बराबर और समांतर होता है। ठीक, दूसरा क्या होता है, जो इनके विकर्ण होते हैं ना, समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब, जैसे मान लीजिए ये वाला विकर्ण है, जैसे इसका नाम हम लोग रख देते हैं ये समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। अब यहां देख सकते हैं जो ए सी और बी डी विकर्ण है एक दूसरे को क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। ठीक है, समद्विभाजित करेंगे मतलब एक दूसरे को बराबर विभाजित करेंगे। ठीक है, समांतर यहां लिख सकते हैं आप लोग, समांतर चतुर्भुज की विकर्ण या के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर सम चतुर्भुज में जाएंगे तो आप लोग क्या देखिए, सम चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, ये भी एक प्रकार का क्या है, समांतर चतुर्भुज ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। जैसे अगर मान लीजिए ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। ठीक है, इसमें क्या है, अगर ये भुजा ए होगी तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। मतलब ये भी एक, देखिए समांतर चतुर्भुज एक तरह से आयत का स्वरूप होता है और जो सम चतुर्भुज होता है एक प्रकार के वर्ग का स्वरूप होता है। ठीक है, तो जो सम चतुर्भुज है इसकी चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर और समांतर होंगी। ये दोनों में अंतर है, इसमें केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर समांतर होंगी, लेकिन इसमें क्या है, सम चतुर्भुज में क्या लिख सकते हैं हम लोग, सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर व समांतर होती है, समांतर। ठीक है, अब दूसरा, जो इसके विकर्ण होते हैं सम चतुर्भुज के, एक दूसरे को समद्विभाजित तो करते हैं लेकिन 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या था, समांतर चतुर्भुज में इसके विकर्ण एक दूसरे को केवल समद्विभाजित करते थे, लेकिन जो सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को को 90 डिग्री पे 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, समद्विभाजित, तो दो लिखना था तो लिख सकते हैं, दो, ये दो मेन है, दो डिफरेंस जो है मेन है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 10 है अति लघुत्तरी का। अभी हम लोग अति लघुत्तरी कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें क्या कह रहा है, तो आंकड़ों का बहुलक बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक बताइए। अब बहुलक तो बहुत इजी है, तो सर्वप्रथम जब इस तरह का ज्ञात करना होता है तो सबसे पहले नंबर लिखते हैं, उसको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर दिया हो, पहले आंकड़ों को हम लोग लिख लेते हैं, क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, 12, 5, 7, 10,
कामा 7 कामा 14 कामा 7 10 10 10 10 5 8 7 5 8 7 5 8 7 5 14 6 5 14 और 6। ठीक है, 5 14 6 7 11 कामा 7। एक बार और मिला लिया जाए जो आंकड़ा दिया हुआ है। तो 3 5 7 12 5 7 10 7 14 7 10 10 5 8 7 5 कामा 14 6 7 कामा 11। ठीक है, तो इस प्रकार जो आंकड़ा दिया हो, सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, इन आंकड़ों को क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिख लेंगे, जिससे हमको इजीली देखने। ऐसे यहां से भी आप लोग पता कर सकते हैं, लेकिन एक क्या होता है, प्रोसेस होता है ना सॉल्व करने का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में इसको लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, अब आरोही क्रम में क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ में चलेंगे। ठीक है, तो सबसे छोटा संख्या क्या है इसमें देख सकते हैं आप लोग, तो सबसे छोटा है हमारा 3। अब 3 और कहीं भी आया है क्या, यहाँ देखिए एक तो 3 है यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे 3 है, और कहीं है क्या, 3 3 3 नहीं है। अब इसके बाद से आता है क्या, इससे बड़ा संख्या क्या है, तो 5। अब यहाँ देख सकते हैं आप लोग 5 और कहीं आया है क्या, तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ है 5, ठीक, और यहाँ है 5, और कहाँ पे है, तो यहाँ भी है एक 5, और यहाँ भी है एक 5। ठीक, और कहीं तो नहीं दिखाई दे रहा है ना, एक बार आप लोग भी मिलाते चलिएगा। ठीक, तो ऐसे आप लोग इसका सही किए होंगे आप लोग, तो देख सकते हैं आप लोग 1 5 फिर कामा 5 फिर 2 बार आया और 5 5 और 5। ठीक, अब इससे बड़ा संख्या क्या है, 6। अब यहाँ से शुरू से देखते चलते हैं क्या 6 कहाँ है, यहाँ पे 6 है क्या, 6 6 6 6 6 6 6, तो 6 बस एक बार आया है, तो यहाँ कामा लिख लेंगे क्या, 6। अब इसके बाद से संख्या 7, नंबर 7 देखेंगे, तो 7 यहाँ है एक बार, ठीक, फिर यहाँ पे 7 है, 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 फिर यहाँ पे 7 है। कितनी बार 7 है, तो 1 2 3 4, यह है 5, और यह है 6 7 है। ठीक, तो यहाँ लिख लेंगे 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 6, तो 7 कितने बार आया है, 6 बार। ऐसे आप लोग डायरेक्ट रिपीटेशन नंबर भी लिख सकते हैं, जैसे 3 कितनी बार आया, ठीक है, 3 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया, ऐसे भी कर सकते हैं, और ऐसे भी कर सकते हैं आरोही क्रम में लिखे। अब इसके बाद 7 से बड़ी संख्या कौन सा है, तो यहाँ देखेंगे 8। अब यहाँ पे कामा 8 कितनी बार है, तो एक बार यहाँ 8 है, और इधर कहीं 8 8 और कहीं नहीं है, मतलब केवल एक बार 8 आया, तो 8 लिख लेंगे। अब कामा इससे बड़ी 9, तो 9 है क्या कहीं, तो 9 नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक, तो 9 से बड़ी संख्या क्या है, 10। अब 10 कहाँ कहाँ है उसको देख लेते हैं हम लोग, तो 10 यहाँ पे है, 1 2 3, बस 3 है, तो 3 10 लिख लेंगे, 1 2 और 3। ठीक, अब 10 से बड़ी संख्या 11 है, 11 देखा जाए कितनी बार आया है, तो एक यहाँ है, और कहीं तो नहीं है, बस एक बार है। 12 कितनी बार आया है, तो एक यहाँ है, और कहीं 12 12 और कहीं नहीं आया है, तो 12 एक बार है। 12 से बड़ी संख्या 13 नहीं है, 14 है,
ठीक, तो 14 देख सकते हैं हम लोग कितनी बार आया, इधर है क्या 14 नहीं है, तो यहाँ पे एक बार 14 है और एक यहाँ 14 है, मतलब 14 दो बार आया है 14। इस प्रकार आप लोग लिख लेंगे। अब कोई नंबर तो छूट नहीं रहा है, टोटल देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18, ठीक है, टोटल 20 नंबर है। तो अब यहाँ आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं 3 का रिपीटेशन। देखिए बहुलक का मतलब क्या होता है, जिस संख्या का कई बार रिपीटेशन हो, सबसे अधिक रिपीटेशन हो, वही इस आंकड़े का बहुलक हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं 3 कितनी बार आया है, 1 5 कितनी बार आया है, तो 1 2 3 4, और कोई संख्या 6 एक बार आया है। अब इससे 7 देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 6 बार आया है, 10। तो जो बहुलक होगा वो क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस आंकड़े में देख सकते हैं आप लोग 7 का ही रिपीटेशन सबसे अधिक बार आया है। कितनी बार आया है, तो 6 बार, ठीक 6 बार। तो इस प्रकार जो बहुलक हो जाएगा हमारा, बहुलक हो जाएगा 7, ठीक है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 11, अति लघु उत्तरी का क्वेश्चन नंबर 11, इसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, समीकरण दिया है, समीकरण युग्म है x प्लस वाई बराबर 7 समीकरण नंबर 1, x प्लस 2y बराबर 10 समीकरण नंबर 2, इनको हल करना है कह रहा है, मतलब x और y का मान निकालना है। तो समीकरण नंबर 1 क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 7, कौन सा है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा क्या दिया है, x प्लस 2y बराबर 10, ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। अब देखिए इस तरह का आप लोग समीकरण हल भी किए होंगे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, या तो x वाले पद को बराबर करेंगे दोनों में, या तो y वाले पद को बराबर करेंगे, ठीक है। तो इस दोनों समीकरण में आप लोग देख सकते हैं, समीकरण नंबर 1 में भी x प्लस वाई है, मतलब यहाँ x है। समीकरण नंबर 2 में क्या है, x प्लस 2y है, मतलब इन दोनों समीकरण में जो x वाला पद है बराबर है। अब किसी एक का पहले मान निकालेंगे, x या y का सर्वप्रथम। तो अब देखिए जब भी समीकरण, दो समीकरण दिया हो, उसमें से एक समीकरण को पहले वाले में से अगर दूसरे को माइनस करेंगे तो दूसरे वाले समीकरण का नीचे वाला जो समीकरण होता है उसका सारा चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है जब भी घटाएंगे। यहाँ लिखेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ देखिए x x सेम है, दोनों अगर माइनस करेंगे एक में से दो को, तो x x कैंसिल हो जाएगा, y का मान निकल जाएगा, फिर x का हम लोग मान निकाल लेंगे किसी भी समीकरण में रख के। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक, यहां लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक। अब यहां माइनस कर लीजिए, x प्लस वाई बराबर 7 समीकरण नंबर 1, x प्लस 2y बराबर 10 नंबर 2। अगर यहां पर हम y को बराबर करते तो क्या करते, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में तब 2 का गुणा करना पड़ता, फिर यहाँ क्या करते हैं, हम लिखते समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाता 2x प्लस 2y बराबर 14, ठीक। लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम यहाँ साफ साफ देख रहे हैं x वाला जो पद है बराबर है दोनों में, x वाले को पहले कैंसिल कर दें। तो समीकरण 1 में से 2 को माइनस कर दिया तो क्या होता है, साइन बदल जाएगा, जब भी माइनस करेंगे तो नीचे वाले पद का साइन बदल जाता है, ठीक है। यहाँ प्लस है तो माइनस, ये भी माइनस, सब ठीक। अब x से x खत्म। अब यहाँ देखिए प्लस y है, माइनस 2y है, तो प्लस और माइनस दिया रहेगा तो इसका मतलब क्या है, माइनस कर देंगे, लेकिन साइन किसका रहेगा, जो जिसका वैल्यू ज्यादा रहेगा। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ 2y है, इसलिए माइनस 2y में से y प्लस y करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस y। इसी प्रकार 7 में से माइनस 10 जाएगा तो कितना बचेगा, तो -3 बचेगा ना, क्योंकि जिसका वैल्यू ज्यादा रहेगा उसी का साइन लिखते हैं। अब यहां से देख सकते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर क्या हो जाएगा 3, ठीक। अब y का मान किसी भी समीकरण में, इसमें रखिए या इसमें रखिए, किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए,
पहले हम लोग रख देते हैं, क्या लिखेंगे, क्या y का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, ने अब एक में रख दीजिए y का मान, ये हो जाएगा क्या, समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 7, x प्लस वाई बराबर 7, यही है ना हमारा समीकरण एक। x का मान निकालना है तो y का मान कितना है 3, यहां से देख सकते हैं y का मान कितना है 3, यहाँ 3 रख देंगे बराबर 7, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, तो 7 में से 3 माइनस होगा कितना बचेगा 4, इस प्रकार x का मान हो गया 4 और y का मान हो गया हमारा 3, हो गया ना। अब यहां से आप अगर चेक करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, x का मान रखिए 4 और प्लस 3 बराबर हो जाएगा ना राइट हैंड साइड के साथ, इस प्रकार जो उत्तर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर 4 एंड y बराबर 3, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए लघुत्तरी प्रश्न, अब हम लोग लघुत्तरी वाले प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 जो लघुत्तरी का प्रश्न है, क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 लघुत्तरी का क्वेश्चन नंबर 12, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर रहा है, एक 12 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत, मतलब कोई आयत है, जैसे मान लीजिए ठीक है, अब लंबाई क्या दिया है इसका 12 सेंटीमीटर, ठीक, और चौड़ाई क्या दिया है 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो गया 7 सेंटीमीटर और लंबाई हो गया 12 सेंटीमीटर। आयत को चौड़ाई के परितः, ठीक है, घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात करिए। अच्छा, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक आयत है जिसका लंबाई 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 7 है, और चौड़ाई मतलब ये वाला है, इसी के परितः जब घुमाया जाएगा, मतलब इसको अक्ष मान लिया जाए, इसको इसको इस मतलब इसको एक अक्ष मान लिया जाए केंद्र, अब इसके परितः जब घुमाएंगे हम लोग, जैसे इसको जब इधर घुमाएंगे, जैसे मान लीजिए मोबाइल है हमारा, ठीक है, मान लीजिए 12 सेंटीमीटर लंबा है और 7 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला, ये पोर्शन चौड़ा हो गया है, लंबा 12 सेंटीमीटर। अब क्या कर रहा है, ऐसे जब हम इसको अक्ष मान के, मतलब इस वाले को अक्ष मान के जब ऐसे मोबाइल मतलब इस तरह से घुमाएंगे तो क्या हो रहा है, एक पूरे गोले का आकार ले रहा है ना, इसे पूरा जब गोलाकार लेंगे तो मतलब एक पूरे बेलन का आकार लेगा, मतलब अगर ऐसे देखा जाए तो ऐसे क्या होगा, एक मतलब ये भी हो जाएगा 12 और ये ऊंचाई इसकी, ये भी चौड़ाई यही 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है, होगा ना। तो इसके कहने का मतलब जब ये पूरा इस तरह से हम लोग घुमा रहे हैं इसको, तो ये क्या हो रहा है, पूरे बेलन का आकार ले रहा है, मतलब ये ठीक इस तरह से, मतलब एक बेलन बन जा रहा है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, तो घुमाएंगे तो एक तरह का बेलन बन गया। अब देखिए इस बेलन का जो आधार होता है कैसा होता है, वृत्ताकार, और वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा आर बराबर, इस बेलन का जो आधार का त्रिज्या हो जाएगा आर बराबर 12, क्यों, क्योंकि ये 12 है ना, अब इसी को पूरा लेकर फिर घुमा रहे हैं ऐसे, ठीक ऐसे, तो ये त्रिज्या हो जाएगी कितना इस बेलन का, तो बेलन का यहाँ देख सकते हैं, बेलन का जो त्रिज्या हो जाएगा क्या 12 सेंटीमीटर हो गया ना, और ये हो जाएगा क्या हाइट हो जाएगी, ये वाला जो चौड़ाई दिया है क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा, ऊंचाई है ना, इस बेलन का ऊंचाई क्या है, ये 7 सेंटीमीटर ही तो है, ठीक, तो इस प्रकार जो बेलन का ऊंचाई क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, तो परितः चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। अब इस बेलन का जो बेलन बन रहा है इसका आयतन, तो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन का फार्मूला हम लोग लगा देंगे, क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना। अब पाई का मान कितना होता है, तो 22/7 सबको पता होगा, आर कितना है हमारा, तो 12 है ना, 12, तो 12 गुणे 12, 12 स्क्वायर का मतलब क्या है 12 गुणे 12 गुणे हाइट कितनी है एच, तो 7 है। अब यहां देख सकते हैं आप लोग 7 से 7 कैंसिल, अब 12 पर एम कितना होता है,
12 बरहिया होता है हमारा कितना, 144 होता है ना। 12 में 12 का गुणा करेंगे, 144 गुणे 22। ठीक है, अब 144 में 22 का गुणा कर लीजिए, यहाँ का हम लोग कर लेते हैं। तो 144 गुणे 22, ऐसे सिंपल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दो दो जैसे छोटे बच्चे करते हैं कि गलती होने की संभावना ना रहे, नहीं तो हड़बड़ाहट में देखिए ऐसे 22 चौको 88, 22 चौको 88, 88 में जो हमारा वो होता है ना हासिल, जो जिसको हम कहते हैं, तो 88 में 8 हासिल हो जाएगा, 88 96, और 22 सेकंड 22, अब 22 में 9 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, तो 3196 आ जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसे सिंपली में करते हैं पहले। ठीक है, तो 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 एकन्ने 2, फिर 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 एकन्ने 2, इजिली एकदम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 8 8 8 16, ठीक, ओ सॉरी 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 एकन्ने 2, ठीक है, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 एकन्ने 2, ठीक है। 8 8 8 16 को 6, और 8 दू 8 8 दू 10, 1 हासिल हो गया 11, तो 2 1 3, 3168 ऐसे भी आ जाएगा। ऐसे भी करते तो 22 चौको 88 8 हो गया, 22 चौको 88 8, मतलब 96 का 6 हो जाता। ठीक है, 22 सेकंड 22 9 31 3168, तो हमारा जो आ जाएगा उत्तर 3168 क्या आयतन है। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आयतन हमेशा किस में रहता है, देखिए क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में और आयतन घन सेंटीमीटर में, तो इसको घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, लिख दीजिए घन सेंटीमीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए इसका क्या करना है, घनमूल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही छोटा क्वेश्चन है और 2 नंबर में आया हुआ है, तो ये तो आप लोगों की बहुत अच्छी बात है। क्या कह रहा है, घनमूल निकालना है। इसका घनमूल का मतलब क्या है, करणी का पावर 3, 4.096। ठीक है, अब इसी का हमको घनमूल निकाल देना है। तभी हम लोग एक क्वेश्चन इस तरह का किए थे, तो सब सर्वप्रथम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और मतलब उसको इजीली रूप में लिख लेंगे, आसान रूप में, जो हम लोग अपने भाषा में। ठीक है, अब इसको लिखिए, दशमलव हटा दीजिए, 40 96, जब दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा, दशमलव नीचे हम लोग 1 लगाते हैं, उसके बाद जितना अंक रहेगा उतना 0। अब देखिए 40 96 बटे 1000, अब गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं इसका वर्गमूल, और जैसे भाग विधि से, तो जैसे आप लोग इजी लगे निकालिए। अब जैसे 40 और 96 किस संख्या का घनमूल है, तो आपको पता होगा 16 गुणे 16 गुणे 16। ठीक है, क्या हो जाएगा, 16 गुणे 16 गुणे 16 कितना आएगा, 40 96। ठीक है, बटे अब 1000 का घन किस संख्या का घनमूल होगा, तो 10 गुणे घन किसका होगा, 10 का घन क्या होता है 1000। ठीक है, 10 गुणे 10 गुणे 10, तो यहां से आ जाएगा क्या, 16 बटे 10। चूंकि दशमलव में दिया है, दशमलव में पूछ रहा है, तो इसलिए हो जाएगा हमारा क्या 1.6, यही क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, अब आइए, तो देख सकते हैं आप लोग कितना छोटा क्वेश्चन था ये। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, एक समलंब की समांतर भुजाएं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक समलंब की समांतर भुजाएं क्रमशः 12 और 20 सेंटीमीटर हैं तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है, तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए इसमें जिसको भी समलंब का क्षेत्रफल का फार्मूला याद होगा तो आप इजीली कर लिया होगा वो क्वेश्चन। मान लीजिए कोई समलंब है ABCD, ठीक, मान लीजिए कोई समलंब है AB, ठीक है,
ABCD कोई समलंब है, इसकी ऊंचाई क्रमशः मान लीजिए 12 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर है। ठीक, ऊंचाई क्या दिया है, जो हाइट है, इनके बीच की दूरी, मतलब ये जो बीच की दूरी होगी, ठीक है, यही तो होगा हाइट इसका। भाई इसका जो हाइट होगा, इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी होगी वही तो होगा सेम। कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला कुछ नहीं करना था, बस लिखना था क्या, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या फार्मूला है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। ब्रैकेट में क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो समांतर भुजाएं कौन है, AB और CD। समांतर भुजाओं का योग मतलब AB प्लस CD, ऊंचाई गुणे हाइट, जो भी है। ठीक, अब यहां रख दीजिए 1/2। समांतर भुजाएं क्या है, तो 20 और प्लस 12, ब्रैकेट में 20 प्लस 12, ऊंचाई कितना है, तो 8 है। इसको सरल कर लीजिए, 1/2, ये कितना हो जाएगा, गुणे 32 गुणे 8। ठीक है, 16, 16 बटे कितना होता है, 16 बटे कितना होता है, गुणा कर लीजिए इसमें, तो जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो 16 बटे 128, ठीक, वर्ग सेंटीमीटर, यही क्या हो जाएगा, समलंब का क्षेत्रफल। ठीक है, मतलब इसमें कुछ नहीं था, बस अगर आपको फार्मूला याद रहा होगा तो आप लोग बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर लिए होंगे। भाई 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, किसी संख्या में 18 जोड़ने पर वह संख्या अपनी 3 गुनी से 6 कम हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करिए। क्या कर रहा है, किसी संख्या में, पहले तो संख्या नहीं पता है तो क्या करेंगे, माना वो संख्या क्या है, लिखेंगे क्या, माना, माना संख्या यक्स है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन में क्या करेंगे, सर्वप्रथम उस संख्या को मानेंगे, क्योंकि हमको तो कुछ नहीं पता है ना। तो यहाँ लिखेंगे क्या, माना संख्या यक्स है। अब क्या कर रहा है, संख्या में 18 जोड़ने पर, इसमें यक्स में 18 यदि प्लस किया जाए, संख्या में 18 जोड़ने पर वह संख्या अपनी 3 गुनी से, तो इसका 3 गुना क्या हो जाएगा, तो 3x, अपनी 3 गुनी से 6 कम है। मतलब अगर इस संख्या में 18 जोड़ा जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, किसी संख्या में 18 जोड़ने पर, मतलब इस संख्या में 18 जोड़ने पर अपनी 3 गुना, मतलब इसके 3 गुना, अपनी 3 गुना से 6 कम है, मतलब ये 6 कम है। ठीक,
3 गुना से 6 कम है। ठीक है, तो इसमें से क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे 6, तो बराबर हो जाएगा, दोनों हो जाएगा ना। क्या कर रहा है कि संख्या x है, x में यदि 18 जोड़ा जा रहा है तो क्या कर रहा है, वह संख्या अपनी 3 गुना से, ठीक, अपने 3 गुना से 6 कम है। ये जो संख्या है इस संख्या के 6 गुना से 3 गुना से 6 कम हो है। ठीक है, मतलब ये दोनों अब क्या हो गया, बराबर हो गया ना भाई। या तो इसमें प्लस 18 इसमें 6 कर देंगे तब इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि इससे 6 कम है। या तो इसमें प्लस करिए या तो इसमें माइनस कर दीजिए। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सरल कर देंगे। ठीक है, इसको सरल कर दीजिए, x प्लस 18 बराबर 3x माइनस 6। ठीक है, तो x को अगर इधर लाएंगे तो क्या होगा, इधर लेते जाइए तो ये हो जाएगा क्या, 3x माइनस x बराबर, ठीक। अब इधर प्लस 18 है और ये माइनस 18 है, सॉरी ये प्लस 18 है, इधर माइनस 6, तो इसको लाएंगे इधर तो क्या हो जाएगा, प्लस 6। समझ में आ रहा है ना, इसको x को इधर ले गए तो 3x माइनस x हो गया। अब इधर प्लस 18 है और माइनस को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, 2x बराबर 24, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 24/2 मतलब 12, मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, 12। मतलब वो संख्या क्या है, तो क्या पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है, तो संख्या ज्ञात करिए। तो हमारी जो संख्या हो जाएगी, जो माने हैं x बराबर क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, अब एक चेक भी कर सकते हैं, जैसे अगर इस दोनों में रखिए तो बराबर आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो 12 और 18 कितना होता है, 30, और 12 तिहाई, यहाँ x का जगह 12 रखेंगे तो 12 तिहाई 36 माइनस 6 बराबर 30, यानी मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसका मतलब जो x का वैल्यू है वो हमारा सही है। ठीक है, तो x बराबर 12 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें क्या कर रहा है, निम्नलिखित संख्याओं की माध्यिका, अभी हम लोग बहुलक निकाले थे, अब इस माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका आप लोगों को पता है, जब सारे पद सम संख्या में होंगे तो उनका फार्मूला अलग होता है। जैसे विषम होता है तो n+1/2 होता है ना, इसी प्रकार n+n/2 प्लस n+1/2 का होल बाई 2। तो ये तो इजी है, ये तो आप निकाल लिए होंगे माध्यिका। ठीक है, क्योंकि इसमें देख सकते हैं कुल सम संख्या में पद है, टोटल कितना है, निम्नलिखित संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 पद है, इसलिए सम संख्याओं वाला जो माध्यिका का पद है उस पे वही फार्मूला लग जाएगा, n/2 प्लस n+1/2 होल बाई 2। ठीक है, तो ये तो इजी है। अब आइए थोड़ा सा टाइम का भी ध्यान रखते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं, जो द्विघात समीकरण का है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, 6x² माइनस x माइनस 2 = 0 को हल कीजिए। मतलब वर्ग समीकरण, क्या कर रहा है, वर्ग समीकरण 6² माइनस x माइनस 2 = 0 को हल कीजिए। मतलब x और x का मान ज्ञात। ठीक है, अब एक ऐसा समीकरण हो गया, लिखा हुआ समीकरण, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। अब इसको हल करने का सबसे एक इजी तरीका है, आप लोग ये, जैसे इसमें क्या करते हैं हम लोग, लास्ट वाले पद से x जो अगर मान लीजिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, अगर कोई यहाँ पे उससे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा ना, 12। अब हम लोग क्या देखते हैं, लास्ट वाले पद के पहले कौन सा साइन है, तो यहां देख सकते हैं माइनस का साइन है ना, तो इसका मतलब ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसको माइनस, मतलब क्या है, 1 × x का मतलब क्या होता है, x होगा ना, मतलब यहाँ पे 1 है, तो 12 का ऐसा गुण। तो ध्यान रखना है, प्रथम क्या करेंगे, लास्ट वाले पद से जो x का मान है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे,
उसके बाद से देखेंगे लास्ट कौन सा साइन है। अगर माइनस है तो मतलब उस 12 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि उसको माइनस, उसके गुणनखंड का माइनस करने के बाद 1 आ जाए। अगर यहाँ प्लस होता है तो 12 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि इन दोनों गुणनखंड को दोनों को जोड़ने के बाद क्या आता है, 1 आ जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मतलब माइनस दिया है तो हम घटाएंगे। ठीक है, तो 12 का कौन सा गुणनखंड होगा, तो 4 गुणे 3। अब 4 में से -3 करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा ना, बस 1 कर देना है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 6x² माइनस ब्रैकेट में। ठीक है, अब यहां क्या करेंगे, सॉरी यहां लिखेंगे हम लोग माइनस x और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, देखिए 4 - 3, 4 - 3। क्यों, 4 में से 3 को माइनस कर रहे हैं, मतलब ये जो 12 का गुणनखंड है इस माइनस की वजह से क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 1 आएगा ना। 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आएगा, फिर -2 बराबर 0। इसको सरल कर लीजिए। ठीक, 6x², अब यहां से -x से 4 में गुणा होगा तो क्या होगा, 4 - 4x, और -x से -3 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, +3x। देखिए प्लस प्लस क्या होता है, प्लस गुणे प्लस, ये आप लोग पढ़े होंगे, प्लस होगा, माइनस गुणे प्लस तो माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, तो प्लस होता है। ठीक है, ये सब आप लोग आशा करते हैं बहुत पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर भी एक बार बता देते हैं आपको। अब बराबर 0। ठीक, अब इसको सरल कर लीजिए। अगर इसमें से कॉमन लिया जाए, इन दोनों पदों में से क्या कॉमन लिया जा सकता है, तो आप लोग देख सकते हैं 2x कॉमन कर सकते हैं हम लोग। यहां से 2x कॉमन कर लिया जाए तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3x -2 बचेगा ना। 2x अगर इन दोनों में से कॉमन कर रहे हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा, 3x, इधर -2। इसी प्रकार यहां से, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा हम छोड़ दिए हैं, ये हो गया 3 - 2 बराबर 0 है ना। देखिए अब यहां से क्या कॉमन लिया जा सकता है इन दोनों पदों में, या तो 1 ले सकते हैं कॉमन। यहाँ क्या बच जाएगा, 3x - 2 बराबर 0। अब इस पूरे पद में कुछ कॉमन लिया जा सकता है क्या, तो आप लोग देख सकते हैं 3x - 2 यहाँ भी है, 3x - 2 यहाँ भी है, इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा क्या, 3x - 2 ब्रैकेट में कॉमन हो गया तो बचेगा क्या, ब्रैकेट में 2x + 1 बराबर 0। ठीक है, अब इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 गुणनखंड हमको मिल रहा है। ठीक है, ब्रैकेट में x का जो मान है 2 गुणनखंड के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, यदि, जब, यहाँ लिखेंगे क्या, जब, पहले पद को लेंगे हम लोग, जब 3x - 2 बराबर 0 हो, तो इस केस में क्या होगा, तो यहां देख सकते हैं आप लोग, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 2/3। ठीक है, जब 3x - 2 ले रहे हैं तो x का मान क्या आ रहा है, 2/3। उसी प्रकार जब, यहां लिखेंगे क्या, जब 2x + 1 बराबर 0 हो तो, ठीक है, जब 2x + 1 बराबर 0 हो तो, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर, उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, -1/2। तो इस प्रकार हमको क्या हो रहा है, x का 2 मान मिल रहा है। एक तो मिल रहा है क्या, x बराबर 2/3, दूसरा क्या हो रहा है, x बराबर -1/2। ठीक है, इस प्रकार जो उत्तर हो जाएगा हमारा, एक मान हो जाएगा x का 2/3 और दूसरा हो जाएगा क्या, -1/2। ठीक है, इस प्रकार ये जो x का मान हो जाएगा 2/3 और -1/2। ठीक, इस गुणनखंड का। अब आइए जो इस लघुत्तरी का सबसे
लास्ट अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। इसको हम लोग, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं करना, बस इसका वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें कुछ नहीं करना है आपको, यदि sin 30 का मान पता होगा, cos 60 का मान पता होगा, तो आप लोग इजीली इसको कर सकते हैं, क्योंकि वही करना है। जैसे sin 30 का मान कितना होता है, अब देखिए यहाँ साइन और कास में एक रिलेशन होता है। जैसे अगर देखा जाए तो जो साइन 30 अंश का मान होगा, ठीक है, वही कास 60 अंश का मान होगा, ठीक है। अब जैसे आप लोग देखेंगे तो साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2, और कास 60 का मान कितना होता है, तो 1/2। मतलब साइन 30 का जो मान होगा वही कास 60 का मान होगा। इसी प्रकार यहाँ देख सकते हैं कास 30 का, जो कास 30 का वही क्या होगा, साइन 30 का, साइन 60 का होगा। तो कास 30 का मान कितना आता है, तो √3/2 इंटू साइन 60 का कितना मान होता है, तो √3/2। बस इसको सरल कर लीजिए तो हो जाएगा क्या, 1/4 प्लस √3 में √3 का जो मल्टीप्लाई होगा तो क्या होता है, 3 हो जाएगा, बटे 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ क्या है, एलसीएम दोनों का 4 हो जाएगा, हर का एलसीएम 4, दोनों समान है, 3 1 4, ठीक, 3 1 4 मतलब 1, यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं, एक बार और देख लीजिए, साइन 30 का मान 1/2, कास 60 का मान 1/2, कास 30 का मान √3/2, साइन 60 का मान √3/2, ठीक है। 1/2 इंटू 1/2 4, √3 में √3 का 3, 2 2 4, ठीक है। तो इस प्रकार जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो लघुत्तरी का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 18। और आशा करते हैं आज का जो सेशन है, क्लास है, आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, और आप सभी का सारा क्वेश्चन सही हुआ होगा। तो आशा करते हैं आप लोग सभी अपने मित्रों दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करिए, इस सेशन को शेयर करिए, जिससे उन लोगों को भी लाभ मिले, वो लोग भी अपना क्वेश्चन मिला सकें, ठीक है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे विजेता ग्लोबल स्टडीज प्लेटफॉर्म से जुड़िए, जहां पे हम लोग यूपी टेट का भी क्लास चला रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। धन्यवाद।